कई महीनों से सोशल मीडिया पर लगातार आर्टिकल 30 चर्चा में बना हुआ है। आप भी रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर देख रहे होंगे कि हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं कि रिमूव आर्टिकल 30, धारा 30 हटाओ, हिंदूज फेसिंग इनजस्टिस वगैरह वगैरह। हजारों लाखों लोग पोस्ट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं और एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि नेहरू जी ने हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया और सरदार पटेल इसका विरोध कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बार बार दावा फिर से किया जा रहा है कि नेहरू जी ने सरदार पटेल की मृत्यु के बाद जबरदस्ती संविधान में आर्टिकल 30 को जुड़वा दिया। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसी वजह से हिंदू संस्थाएं सरकार के कड़े नियमों के अधीन हैं, जबकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को पूरी तरह से आज़ादी मिली हुई है और अब समय आ गया है कि मोदी सरकार इसको खत्म कर दे। तो दोस्तों, आज का ये विशेष वीडियो हम इसी पूरे मुद्दे पर इसको जड़ से समझने के लिए बना रहे हैं। हम शुरुआत से जानेंगे कि आर्टिकल 30 आखिर है क्या, ये संविधान में कैसे आया, क्या सच में सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था, क्यों कहा जा रहा है कि नेहरू जी ने जबरन इसको ऐड करवाया, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी सरकार इसे शीतकालीन सत्र में हटाने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मुद्दे को समझने से कि आर्टिकल 30 आखिर है क्या। तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात हुई है। इसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं में से दो हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जो खास तौर पर अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। आर्टिकल 30 को सरल भाषा में समझें तो इसमें दो मुख्य प्रावधान हैं। पहला कि अल्पसंख्यक समुदायों जिसमें धार्मिक या भाषाई आधार पर अपने मनचाहे शिक्षक संस्थान स्थापित करने, उनको चलाने का अधिकार मिलता है। इसका मतलब है कि ईसाई मिशनरी, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम या किसी दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलने के लिए विदेश सरकारी अनुमति की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे बहुत ही आसानी से अपना सिलेबस, अपनी भाषा और अपनी परंपरा के मुताबिक शिक्षा दे सकते हैं। और इसका दूसरा पार्ट है, इसमें दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि सरकार अगर किसी अल्पसंख्यक संस्था को फंड देती है तो सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो अल्पसंख्यक संस्था है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अल्पसंख्यक संस्थाओं को ज्यादा स्वायत्तता मिलती है और वे सरकारी दखल से काफी हद तक मुक्त रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संस्थाएं, क्योंकि वे मेजॉरिटी में आती हैं, इसलिए उन पर RTE यानी राइट टू एजुकेशन लागू हो जाता है। राज्य सरकारों के नियम, UGC के नियम और कई तरह के सख्त नियम उस पर लागू होते हैं। यही अंतर आज सोशल मीडिया पर बवाल का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। ये आर्टिकल आया कहां से, अब इस पर आते हैं। तो देखिए, संविधान सभा में 1940 से 1949 तक लगातार बहस चलती रही। अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर के एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसका नाम था एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज। और सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि इस समिति के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, वही सरदार पटेल जिनके बारे में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि वो आर्टिकल 30 के खिलाफ थे। 30 अगस्त 1947 को सरदार पटेल की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी इस अधिकार का प्रस्ताव खुद पटेल की कमेटी ने ही दिया था। तो फिर ये कहानी कहां से आ गई कि पटेल इसके खिलाफ थे। सोशल मीडिया का ये दावा है कि पटेल ने कहा था कि मेरे जीते जी आर्टिकल 30 नहीं आएगा और नेहरू ने पटेल की मृत्यु के बाद जबरदस्ती इसको ऐड करवा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन तथ्य कुछ और कहते हैं। आर्टिकल 30 का ड्राफ्ट 1947 में ही तैयार कर लिया गया था। संविधान सभा ने इसे 1948 और 49 में बहस करके पास भी कर दिया। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, इकट्ठा किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। सरदार पटेल का निधन हुआ 15 दिसंबर 1950 को। मतलब साफ है कि आर्टिकल 30 सरदार पटेल के जीते जी पास भी हो गया और लागू भी हो गया। तो ये दावा कि उनकी मृत्यु के बाद इसको संविधान में ऐड किया गया महज एक अफवाह है, गलत है। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में पटेल ने कुछ चिंताएं जरूर जताई थी। वे चाहते थे कि अल्पसंख्यक संस्थाओं पर कम से कम राष्ट्रीय नियंत्रण रहे ताकि देश की एकता और अखंडता पर असर न पड़े। लेकिन बाद में उन्हीं की कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी। इसलिए पटेल बनाम नेहरू वाला जो नैरेटिव है, इतिहास के तथ्यों के हिसाब से पूरी तरह से गलत साबित होता है। अब ये समझते हैं कि आखिर नेहरू और संविधान सभा ने इस आर्टिकल का समर्थन क्यों किया था। तो याद कीजिए, 1947 में देश का बंटवारा हुआ। हिंदू, सिख पाकिस्तान से भारत में आए और मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही रह गया। मुस्लिम नेता, ईसाई मिशनरी, पारसी समुदाय और जैन और सिख संगठन सभी को एक चिंता थी कि हिंदू बहुसंख्यक समाज में उनकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा संस्थान समाप्त न हो जाए।
नेहरू और गांधी का मानना था कि अगर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और भरोसा नहीं दिया गया तो देश में एक बार फिर से अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए आर्टिकल 29 और 30 को संविधान में शामिल किया गया। और ये सिर्फ नेहरू का निर्णय नहीं था, बल्कि पूरी संविधान सभा का निर्णय था, जिसमें उस समय के सभी नेता शामिल थे और सभी ने मिलकर के इसको पास किया था। अब आइए देखते हैं कि आज आर्टिकल 30 के क्या पॉजिटिव पहलू हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला पहलू जो देखने को मिलता है वो ये कि कई अल्पसंख्यक संस्थाएं देश की टॉप रैंकिंग में हैं, जैसे कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज, केरल के मिशनरी कॉलेज, जामिया मिलिया, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दूसरा फायदा यह है कि भाषाई समुदाय निजी स्कूलों के जरिए अपनी भाषाओं को बचाए हुए हैं, जैसे कि तमिल, मलयालम, बंगाली वगैरह। तीसरा फायदा, पारसी, जैन, सिख आदि जो छोटे समुदाय हैं अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रहे। यानी कुछ मामलों में आर्टिकल ने अपने विभिन्न समुदाय की जो उनकी आइडेंटिटी थी, खुद को सुरक्षित रखने की, संरक्षित करने की, उसमें काफ़ी मदद की है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिनके कारण लोग इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। तो पहला मुद्दा यह है कि हिंदू संस्थाओं पर ज़्यादा नियम लागू होते हैं, अल्पसंख्यक संस्थानों पर कम नियम लगते हैं। आर्य समाज, सनातन धर्म, स्कूल या रामकृष्ण मिशन जैसी जो संस्थाएं हैं आर्टिकल 30 के दायरे में नहीं आती, इसलिए उन पर सरकारी नियंत्रण ज़्यादा होता है। दूसरी वजह है कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा यानी मॉडर्न एजुकेशन कम दी जाती है और धार्मिक शिक्षा ज़्यादा दी जाती है, लेकिन उन्हें सरकारी अनुदान मिलता रहता है। और तीसरी वजह है कि कुछ संस्थान एडमिशन में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को कम जगह देते हैं। चौथी वजह कि माइनॉरिटी स्टेटस का कई बार गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि कर्नाटक में एक हिंदू समूह ने खुद को लिंगायत माइनॉरिटी घोषित करके आर्टिकल 30 के फायदे ले लिए थे। तो क्या आर्टिकल 30 को हटाया जा सकता है और क्या मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में इसको हटाने वाली है? इस आज का सबसे बड़ा सवाल है। अब इस पर बात करते हैं। देखिए, तकनीकी रूप से देखें तो संविधान में संशोधन करके इसे बदला या हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसको हटाना बेहद कठिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अल्पसंख्यक शिक्षा का बेसिक जो अधिकार है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ये हिस्सा है। केरल, तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्यों में इसका भारी विरोध होगा। अल्पसंख्यक समुदायों में डर या असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, इसलिए इसे हटाना आसान नहीं है। तो क्या कोई बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं? कई एक्सपर्ट्स इसके बारे में सुझाव भी देते हैं, जैसे कि पहला सुझाव है कि आर्टिकल 30 को हटाने के बजाय इसे समानता से लागू किया जाए, यानी हिंदू संस्थाओं को भी वैसी ही इंडिपेंडेंस मिले जैसी बाकी मदरसों को मिलती है। दूसरा सुझाव है कि मदरसों में मॉडर्न शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। तीसरे सुझाव के मुताबिक संस्थान सरकारी अनुदान लेते हैं, उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। चौथा सुझाव है कि जो राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम या कश्मीर, उन्हें भी आर्टिकल 30 के अधिकार दिए जाने चाहिए। ये एक संतुलित समाधान माना जाता है। तो हमने आपके सामने सारी जानकारी रख दी, सारे तथ्य खोल करके रख दिए, पूरी फैक्ट चेक कर दिया मुद्दे को लेकर के। तो खैर, आपको क्या लगता है कि क्या आर्टिकल 30 में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए? क्या इसे समानता से लागू किया जाना चाहिए, या फिर सरकार को इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए, जो जैसे है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं, और साथ ही में भी बताइए कि इस तरह के और किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और आपको समझाएं। खैर, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।